हेलो एवरीवन, आज की इस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में हमारा सेंटेंस है गाय घास चर रही थी। इस सेंटेंस की इंग्लिश जानेंगे और इसी से संबंधित कुछ और भी सेंटेंसेस की भी इंग्लिश जानेंगे। तो चलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस के अंत में है रही थी। यदि सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, इस तरह का सेंटेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये अफर्मेटिव है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट इसमें है गाय। गाय को इंग्लिश में काउ कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। काउ से पहले द लगाएंगे, द काउ। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब में से कोई एक। तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए वाज, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब और वर्ब में आईएनजी फॉर्म। वर्ब है सेंटेंस का चर रही थी। चरना को इंग्लिश में ग्रेज कहते हैं। ग्रेज का आईएनजी फॉर्म यानी कि ग्रेज के साथ आईएनजी लगाएंगे, ग्रेजिंग। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या चर रही थी? घास चर रही थी। घास को इंग्लिश में ग्रास कहते हैं। तो हम ग्रेजिंग के बाद लिखेंगे ग्रास। द काउ वॉज ग्रेजिंग ग्रास। गाय घास चर रही थी, इसकी इंग्लिश द काउ वॉज ग्रेजिंग ग्रास। लेकिन अगर आप ग्रेज भी केवल लिखेंगे द काउ वॉज ग्रेजिंग, तो भी ये इतना भी सेंटेंस काफ़ी है। गाय घास चर रही थी, द काउ वॉज ग्रेजिंग। घास को ही चरने के लिए कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि ग्रेजिंग के साथ ग्रास यानी ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है यानी वो अकर्मक होता है, तो उसके लिए आप ग्रेजिंग के बाद प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे, फिर ग्रास। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द काउ वॉज ग्रेजिंग ऑन ग्रास, या फिर आप चाहें तो द भी लगा सकते हैं ग्रास से पहले। द काउ वॉज ग्रेजिंग ऑन द ग्रास। देखिए द का प्रयोग स्पेसिफिक चीज़ों को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप चाहें तो द भी लगा सकते हैं। द काउ वॉज ग्रेजिंग ऑन द ग्रास। अब यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया गया है। ऑन का मतलब पर होता है, तो क्या गाय घास पर चर रही थी? द काउ वॉज ग्रेजिंग ऑन ग्रास, तो ये भी हो सकता है। लेकिन गाय घास चर रही थी, इसकी भी इंग्लिश द काउ वॉज ग्रेजिंग ऑन ग्रास, ये भी सेंटेंस इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन सही है। यहाँ पे ऑन सरफेस को बताता है, लोकेशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि घास जो है ज़मीन पे ही उगती है। तो जब गाय घास को चर रही थी तो वो ज़मीन पर ही खड़े होकर चर रही थी। इसका मतलब वो सरफेस को इंडिकेट करता है और घास को भी बताता है। इसी तरह अगर यह सेंटेंस होता गाय घास चर रही है, तो देखिए यहाँ पे अब सेंटेंस के अंत में है रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो जहाँ वॉज है वहाँ इज हो जाएगा, जैसे कि द काउ इज ग्रेजिंग ग्रास या द काउ इज ग्रेजिंग ऑन द ग्रास, ठीक है। इसी तरह अगर यह सेंटेंस हो गाय हरी घास चर रही थी। अब देखिए यहाँ पे द काउ वॉज ग्रेजिंग, केवल इतना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें आपको बताना है कि हरी घास चर रही थी। तो इसकी इंग्लिश द काउ वॉज ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास, या फिर द काउ वॉज ग्रेजिंग ऑन ग्रीन ग्रास, ठीक है। इसके अलावा अगर यह सेंटेंस होता गाय खेत में हरी घास चर रही थी, इसकी इंग्लिश द काउ वॉज ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास इन द फील्ड, या द काउ वॉज ग्रेजिंग ऑन ग्रीन ग्रास इन द फील्ड। यहाँ पे ऑन ग्रास जो है लोकेशन बता रहा है सरफेस को, और एडिशनल लोकेशन को बता रहा है इन द फील्ड। तो चलिए अब जानते हैं इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव। जैसे कि गाय घास नहीं चर रही थी, द काउ वॉज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। क्या गाय घास चर रही थी? वॉज द काउ ग्रेजिंग ग्रास, वॉज द काउ ग्रेजिंग ग्रास। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के नेक्स्ट वीडियो में नए सेंटेंस के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो की प्रैक्टिस होते रहे और कुछ खास जानकारियाँ भी आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए सेंटेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।